दोनों मेहमानों का खैर मकदम है। कैप्टन साहब, आज तो अजीब व गरीब हो गया। रजब तैयब अर्दगान ने बहुत क्लियर कहा है कि हमारे तो इजराइल से रिश्ते बरकरार हैं और बरकरार रहेंगे। क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, तुर्की जो है वो एक तो बात है कि नेटो का मेंबर है, और दूसरी बात यह है कि तुर्की की दिली ख्वाहिश है, अर्दोगन साहब की लाइफ टाइम एम्बिशन है कि वो तुर्की को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना दें। तो वो जो भी बात करेंगे जरा फूक फूक कर करेंगे। उनको मालूम है कि अगर वो इजराइल के ज्यादा खिलाफात करेंगे तो शायद उनकी जो यूरोपियन यूनियन बनने की ख्वाहिश है वो कच्ची पड़ जाएगी। यूरोपियन यूनियन बनने के पहले तुर्की को काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको मानना पड़ेगा। तो तुर्की किसी भी कीमत पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि उससे उसको बहुत बड़ा फायदा होगा ट्रेड में, फाइनेंस में, तिजारत में, और सबसे बड़ी बात उसका जो रोल है यूरोप की पॉलिटिक्स में वो थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए इस लड़ाई की शुरुआती दिनों से ही तुर्की ने कभी कभी बयान दिए हैं हमास के समर्थन में, गजा के लोगों के समर्थन में, लेकिन आप देखेंगे कि वह खुलकर तुर्की के विरुद्ध कोई हमला नहीं किए। उन्होंने कभी भी तुर्की ने, अर्दोगन साहब ने कभी भी किसी भी लड़ाकू संगठन को, चाहे वो हमास हो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, उनको एक हथगोला या एक मशीन गन नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एक छवि रहे जिससे कि ना सिर्फ वो नेटो के मेंबर बने रहें, उससे उनको काफी फायदा है तुर्की को, वरन वो आने वाले 5 या 10 साल में यूरोपियन मेंबर के भी मेंबर बन जाएं। ये समझना पड़ेगा जी। ये कैप्टन साहब, हौती के बारे में क्या कहेंगे आप? जिस तरह से आज अमेरिका का जो यूएस नेवी यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह कर दिया है, तो कैसे देखते, कितनी बड़ी ताकत इसको आप मानते हैं? पिछले 12 महीने से आप देखिए बिल्कुल जाम कर दिया है। 12 महीने से पूरा रेड सी ब्लॉक है। कैसे देखते हैं कैप्टन? जी हाँ, फौजी तौर पर अगर हम आकलन करें तो हूती ने जो कामयाब हमले किए हैं लाल सागर में, चाहे वो इजराइल के शिप्स हों, ब्रिटिश शिप्स हों या अमेरिकन शिप्स हों, फौजी तौर पर देखें तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए भी ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि हूती तो एक छोटा सा, यमन जो है छोटा सा मुल्क है, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। ईरान से थोड़ी बहुत उनको मदद मिल जाती है क्योंकि हूती भी शिया है और ईरान भी शिया है। तो सना में हूती का दबदबा है, उन्हीं का राज है। उन्होंने आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले भी सऊदी के ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया था। तब से दुनिया को हूती के ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पता लग गया है, और अभी उसी ड्रोन्स का, उसी यूएवीज का इस्तेमाल करते हुए हूती ने तो अब 2 तरह के ड्रोन बना लिए। एक ड्रोन जो कि हवा से उड़ते हुए जाके इजराइल के या अमेरिकन शिप्स को नुकसान पहुंचाते हैं लाल सागर में, और हूती ने रेडियो कंट्रोल्ड पानी में जलने वाली जो नावें होती हैं उनको भी पानी वाला ड्रोन बना लिया है। तो फायदा यह है कि पानी वाले ड्रोन में ज्यादा मात्रा में हाई एक्सप्लोसिव, जिसे हम डायनामिट बोलते हैं, वो रख के वो रवाना कर देते हैं उसको अमेरिकन या इजरायली शिप्स की तरफ, और उनको रेडियो गाइडेड करके ये नावें जाकर अमेरिकन और इजराइल शिप्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। तो मैं हूती एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या ऐसा करके वो इजराइल को हरा पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा संदेह है। दुनिया के जितने देश हैं सब कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से वो हूती को रोक दें ताकि हूती इस तरह की कार्रवाइयां ना करे। जी जी हाँ, तो हूती की जो कार्रवाइयां हैं लाल सागर में, इसको लगातार अलग अलग पश्चिमी देश रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके तहत अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा लाल सागर में तैनात किया हुआ है। इंग्लैंड ने भी अपने फाइटर विमानों के द्वारा हुती के टारगेट्स पे हमले किए हैं। जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके अनुसार इजराइल भी अब तैयारी कर रहा है कि यमन तक पहुंचकर हुती के जो ठिकाने हैं उन पर हमला करे। यूएस एयरफोर्स ने तो अपने B-52 विमान से भी हुती के जितने स्ट्रेटेजिक कमांड एंड कंट्रोल पोजीशन है और भंडारण है उस पर हमला किया है। तो ये देखना पड़ेगा कि इन सब से क्या हुती की कार्रवाइयां बंद हो रही हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देश खासतौर से यूएस एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के इस बमबारी से हुती को नुकसान तो पहुंच रहा है, लेकिन वो शायद हार नहीं रहे हैं। वो अपना हमला इजराइल के ऊपर कभी-कभी बीच-बीच में लगातार जारी रख रहे हैं। जी। जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और मैं अगर होती की बात करूं, ये तो सामने की बात है, लेकिन होती ने कई बार धमकी दी है कैप्टन साहब की जो रेड सी है उसके नीचे से जो इंटरनेट सप्लाई लाइन है वो उनके नीचे से गई है। दुनिया ये जानती है कि 75% से ज्यादा जो है वो आमतौर से जो इंटरनेट है वो बाकायदा वायर के थ्रू ही वो सप्लाई है। तो उन्होंने कई बार कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सप्लाई लाइन काट दूंगा। क्या क्या ऐसा मुमकिन है? अगर ऐसा हुआ मतलब उन्होंने एक तरीके से धमकी दी है कि हमारे निशाने पर वो भी है सप्लाई लाइन और पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है वो रुक जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हुती के पास इतना तो टेक्निकल एक्सपर्टीज है और समुंदर के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए हैं जिससे कि इंटरनेट की सारी डेटा जाती है उसको वो क्षति पहुंचा सकते हैं। शायद हुती फिलहाल इस तरह की क्षति ना पहुंचाए क्योंकि इसके कई नुकसान जो हैं वो हुती के जो मित्र देश हैं, अरब देश हैं आसपास, इजिप्ट है, तुर्की है, सऊदी है, हुती का सबसे बड़ा दोस्त ईरान है। शायद अगर इंटरनेट में खलल पड़ेगा तो इन देशों को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। तो ये शायद वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होगा। एक और चीज ये है कि लाल सागर में अगर इंटरनेट केबल जो है उसको क्षति पहुंचाई जाए तो उसके जो नुकसान तो पहुंचेगा, दुनिया भर में इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन उसके ऑल्टरनेट रूट बहुत सारे हैं। जैसे हिंदुस्तान से जो हमारी इंटरनेट जाती है यूरोप की तरफ, वो ओमान के रास्ते, यूएई के रास्ते भी जाती है। और इसी तरह से इंडिया की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, जो कि अमेरिका के साथ लिंक्ड हैं, वो पूरब में सिंगापुर होते हुए, हांगकांग होते हुए, प्रशांत महासागर होते हुए अमेरिका की तरफ जाते हैं। तो ऑल्टरनेट डाइवर्ट रूट बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो हुती अगर इन केबल्स को नुकसान करेगी तो काफी बड़े हद तक जो नुकसान है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो होगा ही, लेकिन जो अरब देश हैं आसपास पर्शियन गल्फ में जो मुस्लिम देश हैं उनको भी बहुत दिक्कतें आएंगी। मैंने फजील साहब पूछा था आपसे भी कि क्या ये जो ये नितिन याहू हैं क्या इनकी छुट्टी हो जाएगी? क्या इनको सजा होगी? जिस तरह की खबरें आ रही हैं भ्रष्टाचार के मामले में और उसमें, तो डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पहले क्या ये चले जाएंगे? ये था सवाल। जी हाँ, नेतन्याहू के ऊपर काफी दबाव है, इंटरनल दबाव है, राजनीतिक दबाव भी है और वहां की जो जुडिशरी है उससे भी दबाव है कि वो रिजाइन कर दे। अलग अलग कारणों से उनके ऊपर दबाव आ रहा है नेतन्याहू को कि वो रिजाइन कर दे। एक तो उनके अपने ही पार्टी के लिकुद पार्टी के ही लोग हैं और नेसेट में जो उनके सपोर्टर हैं कुछ, वो नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि 7 नवंबर को जो हमास ने हमला किया था जिसमें कि वो फेल हो गए उसको भांपने में और काउंटर एक्शन लेने में, तो वह चाहते हैं उनके विरोधी, राजनीतिक विरोधी खासतौर से, कि एक इंक्वायरी ऑर्डर कर जाए। अभी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर के को जो रिजाइन कराया, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन थी।
बाकी ये खबरें बहुत मजबूत हैं कि वहां की जो जुडिशरी है वो भी नेतन्याहू को नहीं चाहती है। 7 अक्टूबर के पहले तो हालात ऐसे थे कि बहुत दबाव नेतन्याहू साहब डाल रहे थे जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी के पर कतरने के लिए, ताकि जुडिशरी जो है वो हमेशा सरकार की बातें मानकर चले, यानी नेतन्याहू की बातें मानकर चले। तो क्या अमेरिका कोई दबाव डालेगा नेतन्याहू को रिजाइन कराने के लिए? ऐसा आकलन काफी स्ट्रांग हवा आ रही है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अगर अमेरिका 20 जनवरी के पहले नेतन्याहू को रिजाइन करा दे रहे हैं, तो उससे अमेरिका को दो चीजें करना पड़ेगा। एक तो उनकी जगह पर किनको इंस्टॉल करेंगे वहां पर, क्योंकि वहां जो नेसेट है उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है। उनकी नेतन्याहू की जो लिकुद पार्टी है वो भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। तो ऐसी हालत में जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी उनकी है सरकार की इजराइल की, वो भी चली जाएगी। और नेतन्याहू की जगह पर जैसे यो गलन है, उनका समर्थन है लेकिन वो तो ऑपोजिशन से हैं, तो क्या वो एक नई सरकार 20 जनवरी के बाद खड़ा कर पाएंगे? दूसरी बात, इससे अमेरिका ये आकलन करने की कोशिश कर रहा है कि नेतन्याहू को अगर निकाल बाहर करेंगे तो क्या इससे अमेरिका को कोई फायदा होगा इजराइल को कंट्रोल करने में? ये समझने की बात है कि इजराइल में अगला अगर कोई लीडर इंस्टॉल किया भी गया, किसी को अमेरिका ने वहां बिठा दिया, वो भी शायद जो उनकी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके तहत बाध्य हो जाएगा कि वो किसी ना किसी तरह से हिजबुल्लाह पर, हमास पर हमला अपना जारी रखें। वो उस हमले को बंद करेंगे तो उनकी सरकार कोलैप्स हो जाएगी, इंटरनली कोलैप्स हो जाएगी। जी, लेकिन मैं कह रहा हूं जंग जारी है। ईरान जो है वो क्या वाकई वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे आ गया है कि वो पहले देखेगा कि क्या है, उसके बाद कोई फैसला लेगा। और अभी प्रॉक्सी को ही आगे वो कर रहा है कि प्रॉक्सी जितना आगे हो सके वो हो जाए। जी हाँ, ईरान की तैयारियां, फौजी तैयारियां मैं 3 सेंटेंस में बता दूं कि उनकी आर्मी छोटी सी आर्मी है जो कि इजराइल पर हमला नहीं कर सकती है, क्योंकि बीच में इराक और सीरिया आ जाते हैं। बहुत लंबा रास्ता है, जाने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में यूएस एयरफोर्स उनको नष्ट कर देगी। ईरान की अपनी बहुत छोटी सी नेवी है जो कि पर्शियन गल्फ में तैनात रहती है। पर्शियन गल्फ में भी उनका कोई दबदबा नहीं है। पर्शियन गल्फ में तो अमेरिका ने अपने क्रूजर्स को, डिस्ट्रॉयर्स को तैनात किया हुआ है, जो कि पर्शियन गल्फ में पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। ईरान के पास छोटी सी ना के बराबर एक एयरफोर्स है जिसमें वो पुराने जमाने के F4 फैंटम विमान है या MiG-29 विमान है, जो कि किसी भी तरह से 1600 किलोमीटर दूर जाकर इजराइल को हमला नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का सिस्टम ही नहीं है। तो ईरान क्या हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो CIA का और मोसाद का आकलन था कि ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें जो कि इजराइल तक पहुंच जाएं, यानी 2000 किलोमीटर दूर तक ईरान फायर कर सके, उनके पास करीबन 1800 थी। तो इनमें से 300 के आसपास तो ईरान ने फायर कर दिए अप्रैल के महीने में, 200 फायर कर दिए ईरान ने पहले 1 अक्टूबर को। तो 500 अगर कम कर दें तो करीबन 1200 मिसाइलें बची हैं ईरान के पास। ईरान की जो प्रोडक्शन लाइन है वो हर रोज करीबन एक मिसाइल बना सकती है ज्यादा से ज्यादा, यानी एक महीने में 30 मिसाइलें बना सकती है। ये मैं लॉन्ग 2000 किलोमीटर दूरी तक जो मार करने वाले रॉकेट मिसाइल हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर ईरान के पास आज की तारीख में 1200 मिसाइलें बाकी हैं जो कि जमीन से जमीन के पर हमला कर सकती है इजराइल पर, तो अगर ईरान उसमें से 300 को दाग देगा, समझिए आज रात को दाग देगा, तो उनके पास सिर्फ 900 बचती हैं, जिससे कि वो 3 बार और भविष्य में इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है।
और तो ईरान की हालत जो है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ऐसे भी हमने जो अप्रैल का हमला था या 1 अक्टूबर को जो ईरान ने हमला किया था, उसमें महज 5 या 10 मिसाइलें जो हैं वो ईरान की सरजमी से लॉन्च होने के बाद इजराइल में जाकर फटी थी। तो उससे इजराइल को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा कि ईरान जंग बंदी के लिए मजबूर हो जाए कि इजराइल ने कहते हैं कि हमने हथियार डाल दिए, ऐसा इजराइल नौबत नहीं आई। तो अभी पेजिशकियन साहब के पास ये सारे डिटेल्स हैं, वो काफी नरम प्रवृत्ति के हैं, मॉडरेट हैं, उनको मालूम है कि ईरान कहां तक इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है, कितनी बार, जुमा जुमा 3 बार, और इसके बाद ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं बचेगी जिससे कि वो इजराइल के ऊपर हमला कर सके। तो ये मिलिट्री एनालिसिस में इसको बोला जाता है कि हर देश अपना WWR मेंटेन करता है, वॉर वेस्टेज रिजर्व। तो जहां तक मिसाइलें हैं, ईरान के पास महज 3 बार का वॉर वेस्टेज रिजर्व है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का। ये पेजिशकियन साहब समझते हैं। तो उन्होंने अपने IRG के जो कमांडर्स हैं उनको थोड़ा काबू में रखा हुआ है, रुक जाओ रुक जाओ, इन 1200 मिसाइलों को उस दिन के लिए रखो जिस दिन हो सकता है अमेरिका खुलेआम डायरेक्ट हमला कर दे ईरान के ऊपर। जी।